नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट में अजीब अजीब तरह की केसेस आ रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, किस प्रकार से पिछले कुछ समय से जो चल रही है। अब एक नया केस है, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस देश में रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जनसंख्या के लिहाज से भारत को अगर आप देखते हैं तो 140 से 150 करोड़ की आबादी इस देश, ऊपर से ये लोग जो आकर रह रहे हैं, और जो संसाधन की अगर बात करें तो उन संसाधनों की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है जब कोई दूसरा आकर रहता है। और जिस प्रकार से रोहिंग्या को लेकर बयानबाजी होती है और लगातार इस मामले में केंद्र सरकार हो चाहे अन्य एजेंसियां, लगातार लोग पकड़ा रहे हैं, जांच हो रही है, उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे वकील, मानवाधिकार खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी पैरोकारी करते हैं। ये इसी से जुड़ा हुआ मामला है और इसके बारे में अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखेंगे तो दूर दूर तक कोई खबर आपको दिखाई नहीं देगी। तो खबर क्या है, इसी की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार ने 160 मुस्लिमों को म्यांमार छोड़ दिया। अगर ये बात सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक को भी इस देश से निकाला जाता है तो ये इस देश के हित की ही बात है। आगे क्या हुआ, एक और मामला आ गया सामने कि भारत सरकार जब 160 लोगों को लेके जा रहा था तो उसमें 43 रोहिंग्या को म्यांमार ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया। अब आप सोचिए, इसको लेकर एक फिर से याचिका दायर हुई। एक हफ्ते के अंतराल पे इसी मामले में 2 याचिका दायर की और दोनों का याचिकाकर्ता, दोनों को लड़ने वाला वकील सब एक ही है। और अगर आप उनके तर्क को सुनेंगे ना तो आपको भी हंसी आएगी। अब बताइए कि इस तरह के केसों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लोग जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी। तो क्या है मामला, थोड़ा इसको समझते। ये जो याचिकाकर्ता के वकील है उनका नाम है कॉलिन गुंजारवेस, और जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, 3 जजों की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कुछ आपको अपनी याचिका में बात कही है उसका आधार क्या है। उन्होंने पूछा याचिकाकर्ता के वकील से कि इसका आधार क्या है, आप हमें कुछ जानकारी दें और जो सामग्री है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, वो दिखाएं। आपके पास यह जानकारियां कहां से आती है, इस पे भी सवाल उठाया गया।
याचिका में दावा क्या किया गया कि रोहिंग्याओं को निर्वासित करके जबरन समुद्र में फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है। जिसने देखा वो वापस कैसे आए। इसमें जो वकील है वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इसकी भी लोग पैरोकारी कर रहे हैं। उनको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और रहने की परमिशन भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई रीट याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें जबरन पोर्ट ब्लेयर के रास्ते म्यांमार भेज दिया। अरे भेज दिया, एक को भी भेज दिया तो ये देश के हित की ही बात है। इस पे क्यों सुनवाई करने के लिए खड़े हो जाते हो भाई। उसके बाद याचिकाकर्ता ने मांग की कि रोहिंग्या को वापस बुलाकर सम्मान पूर्वक रहने की इजाजत दी जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये इनकी मुख्य मांग है, जिसके लिए ये कोर्ट में गए। भारत ने रोहिंग्या को समुद्र में फेंक दिया। यूएन ने शुरुआत की जांच। सुप्रीम कोर्ट बोला ये सिर्फ खूबसूरती से गढ़ी हुई एक मनगढ़ंत कहानी, और ऐसे भी इस देश के प्रावधानों में कोई भी बाहर का हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उस पे उसका कोई भी बात कहने का अधिकार नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे यूएन हो चाहे कुछ हो। और यूएन की आज क्या हैसियत है ये सभी वाकिफ है। अब इसमें एक घुसेड़ा गया इस चीज को कि यूएन ने भारत से रोहिंग्या को जबरन वापसी को रोकने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी व हवाला देकर याचिका पर तत्काल कार्रवाई से इनकार कर दिया। अब यहां पर यूएन कार्ड खेला जा रहा है कि भारत को इसके वजह से रखना पड़ेगा, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि भारत सरकार इनको रखे। वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ये हो रहा है कि आर्टिकल 21 क्या है। इसके तहत रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं। भारत में कोई शरणार्थी नीति या कानून नहीं है। साथ ही भारत इससे जुड़े संयुक्त राष्ट्र के 1951 वाले समझौते पर सिग्नेटरी भी नहीं है, उसने साइन भी नहीं किया है। ये क्लियर कट में मेंशन किया हुआ है। ऐसे में आए दिन रोहिंग्याओं के बचाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही है और सरकार का गैर कानूनी निर्वासन का आरोप लग रहा है। इसी कड़े में जाने शरणार्थियों पर भारत की नीति क्या है। ऐसे में विस्थापित पर केंद्र सरकार जांच परखकर निर्वासन का फैसला करती है, जबकि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शरणार्थी का दर्जा देने की शक्ति नहीं है। रोहिंग्याओं पर सरकार का स्टैंड और देश का कानून स्पष्ट है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में गाहे बगाहे याचिकाएं दाखिल होती रहती है, कभी बचाव की गुहार वाली तो कभी सरकार पर गैर कानूनी निर्वासन का आरोप लगाने वाली। शीर्ष अदालत की 3 जजों की बेंच ऐसे सभी मामलों पर 31 जुलाई को सुनवाई कर अपना रुख तय करेगी। 31 जुलाई तक के लिए डेट दे दिया गया। इसका एक एनजीओ है, HRLN नाम है। अगर इस एनजीओ को इतनी ही तकलीफ है इन रोहिंग्याओं के बाहर भेजे जाने से, तो तुम एनजीओ चला रहे हो, सरकार से जमीन खरीदो, कैंपस बनाओ, उनमें इन लोगों को बैठा लो, पालो पोसो, क्या दिक्कत है। यही सबसे बड़ा समस्या है।
अब इसके आगे बढ़ते हुए बताते हैं, विदेशी रिपोर्ट्स भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती। याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गुंजारविस ने तर्क दिया कि उन्हें म्यांमार तट से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ था और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे हैं। कॉलिन गुंजारविस ने सबूत के तौर पर म्यांमार तटों से रिपोर्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश करने की पेशकश की, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी सामग्री तो पेश की जा सकती है, लेकिन विदेशी रिपोर्ट्स भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति कांत ने पूछा इन वकील साहब को कि हर बार आपके पास एक नई कहानी होती है, अब कहां से यह खूबसूरत कहानी गढ़ी गई? वीडियो और तस्वीरें कौन क्लिक कर रहा है? ये सारे सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के। वह वापस कैसे आया? रिकॉर्ड में क्या सामग्री? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो आप काल्पनिक विचार सामने लाते हैं। कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित रोहिंग्या मामलों के साथ जोड़ दिया और भी कई सारे मामले थे, उनको जोड़कर वही 31 जुलाई का डेट दे दिया। उसी के साथ इसको सुनवाई इस पर होगी। जबकि अगर नियमतः से देखा जाए, इस याचिका को तुरंत का तुरंत खारिज कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRC जो है, कार्डधारी शरणार्थियों के एक ग्रुप को 7 मई की देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 8 मई को मामलों की सुनवाई होने के बावजूद उन्हें डिपोर्ट कर दिया। हालांकि अदालत ने कोई अंतरिम निर्देश पारित किए बिना मामले को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ये तीनों जज इनकी सुनवाई कर रहे हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया। और इसका जो याचिका करता है उसका नाम मोहम्मद इस्माइल। इससे पहली वाली याचिका भी यही दायर किया था और इस याचिका को भी यही दायर किया। आप इससे अंदाज लगाइए। सरकार ने रखा अपना पक्ष। सरकार की ओर से कहा गया कि हम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है, इसलिए उन्हें निर्वासन की प्रक्रिया कानून के अनुसार की जाती है। ये UNHRC का कोई कार्ड होने से वो भारत में रहने का उसको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। इसकी एक प्रक्रिया है, उसी के तहत इनको मान्यता मिलती है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून लागू ही नहीं होता, क्योंकि भारत UNHRC हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यह स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। तो इसमें सुनवाई के दौरान क्या हुआ कि चकमा लोगों की नागरिकता का जिक्र हुआ। अब चकमा क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। सरकार उनको नागरिकता, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उनको नागरिकता देने पर विचार कर रही है, इसलिए उस केस को सुना गया था। जब ये याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, इसका उदाहरण दिया चकमा के बारे में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इनको नागरिकता देने पर विचार कर रही है, इसलिए इस केस को सुनवाई करना पड़ा था। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह एक स्वदेशी जनजाति है जो मुख्य रूप से बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी में रहती है। यह जनजाति भारत के मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्यों में भी पाई जाती है। ये मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म से बिलोंग करती है और इनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो इनका इतिहास चटगांव पहाड़ी क्षेत्र है और ये 1960 के दशक से
भारत में आकर बसे। तो ऐसे ऐसे मामले लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो समय बर्बाद होता है, इसकी कोई चिंता है। मतलब अब हो गया कि कुछ भी काम है, आप यूपीआई लोग यूज करते हैं ना, कि कुछ भी है तो भाई कैश लेके क्यों चलना, चाहे आपको 1 रुपए का सामान लेना हो, चाहे आपको 10 रुपए का, भाई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वही वाली स्थिति बना दी गई है आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट की। और इन्हीं सब मामलों के लिए मानवाधिकार, यूएन, एनजीओ, इस तरह के कई सारे संस्था खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के केस को लेकर जो वकील लड़ने के लिए पहुंचते हैं, इनको फंडिंग कौन करता है? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यही थी खबर दोस्तों। आप अगर इसको देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं आपको नजर नहीं आएगी। खबर यह भी आई है कि कई सारे ऑपरेशन के तहत जो रोहिंग्याओं को पकड़ा गया था, उनको डिपोर्ट किया गया, 1100-1200 लोगों को लगभग निकाला गया है। मैं ये कहता हूं कि अगर एक को भी निकाला जाता तो वो इस देश के हित के लिए ही ऐसा कदम बिल्कुल उठाना चाहिए। आप लगातार देखते हैं वेस्ट बंगाल में किस तरह से रोहिंग्याओं का एक छत्र राज चलता है और वहां की जो सरकार है उन पे लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। इससे आप सभी वाकिफ हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। चैनल को कंट्रीब्यूट करने के लिए आप डोनेट भी कर सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ज्वाइन बटन इच्छा हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।